हेलो एवरीवन, दिस इज अवधेश कुमार। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका है केस, जो इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक ये भी आपका है केस। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने की प्रयास करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमने बोला the form of nouns and pronouns used as per their places is called the case। ये होता है क्या कि द फॉर्म्स ऑफ नॉन्स एंड प्रोनाउंस यूज्ड एज पर देयर प्लेसेस इज कॉल्ड द केस। नॉन और प्रोनाउन का वैसा रूप जिसका प्रयोग हम लोग उसके स्थान के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके जगह के अनुसार ही हम लोग करते हैं, वही कहलाता है आपका केस। तो नॉन के 5 केस होते हैं और प्रोनाउन के 4 केस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 केस है उसको जान लेते हैं। तो हमने क्या बोला, पहले ये बात भी जान लेते हैं कि नॉन को द नॉन हैज 5 केसेस एंड प्रोनाउन हैज 4। ये बोल रहा है क्या कि नॉन के पास 5 रूप होता है और प्रोनाउन के पास 4 रूप होता है। तो नॉन और प्रोनाउन का हम लोग अलग अलग स्वरूप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 केस नॉन का और 4 केस प्रोनाउन का। तो जो 4 केस है सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो हमने बोला कि द 4 केसेस ऑफ नॉन एंड प्रोनाउन एज फॉलोइंग। जो नॉन और प्रोनाउन का जो 4 केस है वो निम्नलिखित है। हम नीचे इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला जो आपका केस होता है वो है आपका नॉमिनेटिव। पहला केस नॉमिनेटिव, दूसरा आपका होता है पजेसिव और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव और चौथा होता है जेनेटिव। तो ये हम लोग देखेंगे कि नॉमिनेटिव क्या है, पजेसिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और जेनेटिव क्या है। तो जैसे हमने उठाया, फर्स्ट पर्सन को उठाया आई। आप जानते हैं कि आई पर्सनल प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन का श्रेणी में आता है। तो ये आई का जो पजेसिव होगा वो होगा आपका माई, और ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो होगा मी, और जेनेटिव केस जो होगा वो होगा माई। ये अगर हम उठाएं फर्स्ट पर्सन, एक और है वी, अगर इसका उठाएं तो ये जो होता है पजेसिव केस इसका, तो पजेसिव केस इसका आवर होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा आस और जेनेटिव केस होगा आवर। उसी तरीका से सेकेंड पर्सन को उठाते हैं। सेकेंड पर्सन आपका है यू और इसका पजेसिव केस होगा योर और ऑब्जेक्टिव केस होगा यू और जेनेटिव केस होगा योर्स। उसी तरीका से ही को उठाते हैं। ही थर्ड पर्सन का श्रेणी में आता है और ही का पजेसिव केस जो होगा वो होगा हिज, ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो होगा हिम और जेनेटिव केस भी इसका होगा हिज। हम लोग अभी बात करेंगे कि कुछ में नॉमिनेटिव केस मिल रहा है तो कुछ में ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है, कुछ में नॉमिनेटिव केस मिल रहा है तो कुछ में पजेसिव केस मिल रहा है। जैसे हम आपको यहाँ पर एक बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम कैसे पकड़ेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे आप यू को देखिए, यू का नॉमिनेटिव केस भी सेम है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है। तो इसमें हम आपको बात करेंगे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर बन रहा है तो वो हक है नॉमिनेटिव केस का।
अगर किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बनता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन, तो वो केवल नॉमिनेटिव केस का हक है कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। तो जैसे हमने बोला कि यू ईट अ मैंगो, देखिए यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट यू बन रहा है ना, और यू के द्वारा एक्शन हो रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट ये है यू। तो ये हुआ आपका कैसा केस, तो ये हुआ आपका नॉमिनेटिव केस। लेकिन हम जैसे ही बोले कि आई लाइक यू, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में आई है, यानी नॉमिनेटिव केस हमारा आई है, लेकिन जो मेन वर्ब के जो बाद आ रहा है ना, और जो मेन वर्ब के जो बाद आता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब कहिएगा कैसे, तो ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है। अगर मेन वर्ब के बाद में कोई केस आता है तो वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मेन वर्ब के बाद में आवे, प्रीपोजिशन के बाद में आवे, तो ये हमारा जनरली ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इस तरीका से हम लोग पकड़ेंगे, बाकी और हम लोग चर्चा करेंगे आगे थोड़ा सा रुक के। जैसे ही हो गया, यही का हो गया सी का जो पॉजिटिव केस है वो होगा आपका हर, ऑब्जेक्टिव केस होगा ये भी आपका हर होगा, और जेनेटिव केस जो होगा ये आपका हर्ष होगा। उसके बाद अब देखिए इसमें पॉजिटिव केस ये आपका हर यहां भी मिल रहा है, और ऑब्जेक्टिव केस भी सी का हर, और पॉजिटिव केस भी सी का हर। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से पहचानेंगे कि जैसे हमने बोला कि यदि इसके बाद पॉजिटिव केस के बाद में हमेशा एक नाउन रहेगा, जैसे बोले कि हर कंट्री, देखिए इसके बाद एक नाउन आ रहा है, तो इसको पकड़ने का तरीका है कि ये आपका पॉजिटिव केस है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव केस के बाद में हर हाल में एक नाउन चाहिए, अदरवाइज अगर इसके बाद नाउन ना आवे तो हम इसका इसी के जेनेटिव में चेंज कर देते हैं, और इसी का जेनेटिव कौन होगा, तो हर। बहुत लोगों का कहना है कि ये जो है ना इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये है तो सब प्रोनाउन है, लेकिन इसका केस है पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जेनेटिव केस। और इसको काहे बोलते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है, ये भी बात समझ लीजिए कि इसको इसीलिए लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में एडजेक्टिव के जैसा ये बिहेव करता है। एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आता है ना, तो उसी तरीका से पॉजिटिव का भी एक पॉजिटिव का नेचर है कि हमेशा इसके बाद एक नाउन आए। जैसे यहां पर हम बोले कि ऐसा बोले कि आई लाइक योर, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, ये यहां पर योर गलत है। इसके बाद में एक नाउन आना चाहिए, और एक नाउन अगर हम यहां पर लेके चलावे आई लाइक योर पेन, अब ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा सही हो गया, और अब ये का नया पॉजिटिव केस, और इसके बाद एक नाउन आ रहा है। तो लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको कैसे, क्योंकि नाउन के पहले आता है और इस नाउन में नाउन को ये क्वालिफाई करता है, कुछ इसका विशेषता जोड़ देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव केस है, और है तो अभी भी ये प्रोनाउन ही है, पर्सनल प्रोनाउन का ये रूप है। तो हम लोग इस तरीका से देखेंगे, बाकी और फिर हम लोग देखेंगे सी का हुआ, उसके बाद में दे भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। दे का जो पॉजिटिव केस होगा वो होगा आपका डियर, और ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो होगा देम, और जेनेटिव केस जो होगा वो होगा डियर, है ना। अच्छा, उसके बाद ईट का अगर उठाते हैं, ईट आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजिटिव इसका होगा, पॉजिटिव होगा ईट्स होगा। यहां पर आप अपॉस्ट्रोफी मत लाइएगा, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा ईट इज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस जो इसका होगा वो होगा ईट, और जेनेटिव केस भी इसका क्या हो जाएगा, तो ईट्स हो जाएगा। क्या होगा, ईट्स। उसके बाद में हम एक नाउन को उठाते हैं, नाउन के जैसे हमने बोला कि राम का पॉजिटिव केस क्या होगा, तो ये हो जाएगा राम्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा राम, और जेनेटिव केस क्या होगा, तो जेनेटिव केस भी इसका हो जाएगा राम्स। तो इस तरीका से हम लोग नाउन का चार रूप
और प्रोनाउन का 4 रूप हमने देखा। अब बात करते हैं क्या कि आखिर ये नॉमिनेटिव केस जो ये है इसको हम लोग प्रयोग कहां कहां करेंगे, कब कब करेंगे, तो इसका चर्चा आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बढ़िया सा नोट कॉपी में आप इसे लिखिएगा, आपका बहुत बेहतर इंग्लिश हो जाएगा। और हम इसको बात करते हैं क्या, नॉमिनेटिव केस के, या फिर ये बात कर लेते हैं कि जो हमने छोड़ा नाउन का जो 5वां रूप क्या होता है उसके बारे में। तो इसको मिटा देते हैं। The fifth case of noun, the fifth case of noun, it is used to address someone या something. Is called the vocative case. नाउन का 5वां रूप वह होता है जिसका प्रयोग हम लोग इट इज यूज्ड टू एड्रेस समवन या समथिंग इज कॉल्ड द वोकेटिव केस। नाउन का 5वां रूप वैसा रूप होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को संबोधित करने के लिए करते हैं, संबोधन के लिए करते हैं। एड्रेस करने का मतलब क्या, किसी भी चीज को संबोधन करना, संबोधित करना, संबोधित करना, यह होता है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वही कहलाता है आपका क्या, वोकेटिव केस। इसी एक नाम हम और से जानेंगे, ये नाउन का 5वां रूप है वोकेटिव केस। इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉलिंग वर्ड। क्या बाबू, कॉलिंग वर्ड। और इसका इट इज, और यहां पर बात करेंगे, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉमा, और ये कॉमा से अलग होगा, ये सेपरेट होगा, ये कॉमा से क्या होगा, ये अलग होगा, है ना, ये कॉमा से अलग होगा। और इट इज जनरली अ प्रॉपर नाउन, और ये जनरली क्या होगा, तो ये जनरली प्रॉपर नाउन होगा, ये कॉमन नाउन नहीं होगा, ये जनरली क्या होगा, तो प्रॉपर नाउन होगा। वही आपका नाउन का 5वां रूप कहलाता है जिसे वोकेटिव केस भी कहते हैं या इसे कॉलिंग वर्ड नाम दिया जाता है। और हमें और क्या बोला कि ये कॉमा से हमेशा अलग होगा, और ये सामान्यतः ये जनरली क्या होगा, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। जैसे हमने बोला कि रोहन व्हाट आर यू डूइंग। अभी देखिए कि अगर हम यहां पर कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये अभी कोई सेंस नहीं जा रहा है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस यहां आ रहा है, यहां पर WH वर्ड आ रहा है, इसीलिए हम यहां पर क्या देंगे, तो एक कॉमा देंगे। और अब ये वाला बाबू कहलाएगा क्या, कि अब ये वाला कॉलिंग वर्ड या नाउन का 5वां रूप वोकेटिव केस कहिए। कैसा केस, वोकेटिव केस। तो ये प्रॉपर होना चाहिए और कॉमा से अलग होना चाहिए। जैसे हम किसी को संबोधन करें कि सोहन प्लीज कम टू मी, ऐसा बोले कि सोहन कृपया मेरे पास आना। तो अब यहां पर ये वाला जो है ये नाउन का 5वां रूप है जिसे वोकेटिव केस कहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि हमेशा या फरंटे पे होगा, इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि प्लीज कम टू मी सोहन, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ये सही है। तो इस तरीका से हम लोग नाउन का 5वां रूप को देखें जो कॉमा से अलग होगा और ये जनरली प्रॉपर नाउन होगा।
तो अब बात कर लेते हैं, पहला जो हेडिंग लगाते हैं वो नॉमिनेटिव केस की चर्चा करते हैं कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे। तो आइए यहां हेडिंग लगा द नॉमिनेटिव केस। अब ये क्या होता है नॉमिनेटिव केस, इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे। तो देखिएगा पहला में हेडिंग लगाइए ए, अब इसको बोलेंगे द, अब एन और एम एन से समझ जाइएगा कि नॉमिनेटिव केस की बात हो रहा है। तो नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जो सेंटेंस का जो कर्ता होगा उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, तो सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे हमने बोला कि शी इज राइटिंग अ लेटर, वह खत लिख रही है। देखिए आपका ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जैसे हमने बोला कि यू आर कमिंग टू मी। अब देखिए, अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, यहां पर यू जो है ये नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट बनने का हक किसका है, तो केवल नॉमिनेटिव केस का ही है। जैसे हमने बोला कि ऐसे आपको मिले कि हिज इज अ गुड बॉय। अब यहां पर अगर हिज है, हिज, तो अब यहाँ पे इसका पोजीशन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका जेनेटिव केस है, और जेनेटिव केस कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा हिज। हिज के जगह पे यहाँ पर क्या होगा, तो ही होना चाहिए। अब ये हुआ ही इज अ गुड बॉय। अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट बना अर्थात ये कौन सा केस तो ये नॉमिनेटिव केस आपका है। और हम इसका प्रयोग आप कहां करेंगे, तो नंबर बी में इसको आप लिख लिए होंगे। नंबर बी में यहां द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट। अब नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक वर्ड आप नया वर्ड सुने होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट। यह भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो मैं जरा सा यहां पर आपको बता दूं, डिस्कस कर लूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कि अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब और इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अगर ये फॉर्मेट होगा, पूरी दुनिया में कितना भी सिंपल से सिंपल सेंटेंस या बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाना होगा, तो आपको इस फॉर्मेट पे चलना होगा। अगर इतना किसी भी सेंटेंस का अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो सेंटेंस को बना ही नहीं सकता। अब या आप कहिएगा कि फिर यहाँ पे डॉट में डाल दिए कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कब होगा और कॉम्प्लीमेंट कब होगा, तो अब यहाँ पर बात समझिए कि यदि ये वाला वर्ब अगर आपका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब बोले तो एक्शन वर्ब होगा, तो इसके बाद में जो आने वाला वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर यही वाला वर्ब अगर वर्ब टू बी होगा, वर्ब टू बी बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब आठों में से अगर कोई एक होगा और उसके बाद में अगर कोई वर्ड आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट पकड़ने का एक और तरीका होता है कि अगर वर्ब के पहले वाला वर्ड और अगर वर्ब के बाद वाला वर्ड अगर दोनों आपस में इक्विवेलेंट कर जाए, इन्हें इक्वल कर जाए, तो पहला वर्ब के पहला वाला वर्ड तो हमारा सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो वर्ब के बाद वाला वर्ड होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा।
इस तरीका से हम लोग कॉम्प्लीमेंट का, हालांकि इस पर हम लोग बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे भी, लेकिन अभी जो बात यहाँ पर आया तो उसकी चर्चा हमने कर दिया। अब यहाँ पर आइए, क्या बोले कि नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एट द कॉम्प्लीमेंट। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। जैसे हमने बोला कि ऐसा बोला कि इट इज मी, मैं हूं। अब यहां पे बहुत सारा बोलेंगे कि नहीं सही है, अब यहाँ पे मी नहीं हो सकता, ये सेंटेंस का आपका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और ये आपका आपके पास क्या है तो ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस है तो सेंटेंस के बाद, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद आता है। जब तक कि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, और ये है आपका वर्ब टू बी, इसीलिए आपके पास ये यहाँ मी नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। जैसे बोले कि इट इज सी, अब यहां देखिए, अब यहां पर इट इज सी जो है, जैसे बोले हम बोलना चाह रहे हैं कि वह है, कि अब यहां पर ये सी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी आपका नॉमिनेटिव केस है और हमें यहाँ नॉमिनेटिव केस की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नॉमिनेटिव केस की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हर रहता तो ये गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद। अभी ये बिल्कुल सही है। जैसे बोले कि आप हैं, आप हैं, इसको क्या से बोलेंगे, इट इज यू, आप हो। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे अगर वो ये कोई पूछ दे कि आप इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस भी यू और ऑब्जेक्टिव केस भी यू, तो इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो इसको हम लोग इस तरीका से पकड़ेंगे कि यहाँ पर देखिए वर्ब टू बी आ रहा है, और वर्ब टू बी के बाद में जो आने वाला होगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये मेन वर्ब के बाद रहता तो ये पकड़ में आ जाता कि हमारा ये कैसा केस है, यू, तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीका से हम लोग पकड़ेंगे कि जैसे बोले कि राधा, राधा थी, इट वाज राधा। अब यहाँ पे ये राधा जो है ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिव केस है, और जेनेटिव केस यहाँ पर वर्ब टू बी के बाद नहीं आ सकता, और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये राधा होगा। अब यहाँ पर हमारा ये करेक्शन हुआ और ये सही हुआ। अब हम बात करते हैं कि और कहां कर सकते हैं नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, तो एक जगह पे और कर सकते हैं, वो देखिएगा। अब क्या होगा, नंबर सी, नंबर सी में द नॉमिनेटिव, इतना पकड़ लीजिएगा कि नॉमिनेटिव केस की बात हो रहा है। द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज या देन, एज या देन when the subject is compared। हमने क्या बोला नंबर सी में कि नॉमिनेटिव केस का यूज आप एज और देन के बाद में करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा, तब आप यहां पर किसका यूज, तो नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। बहुत लोगों का कहना है क्या कि एज और देन के बाद में केवल ऑब्जेक्टिव केस आता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमको देखना है कि कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है। अगर हमारा कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस के बीच में हो रहा है तो हम ये एज और देन के बाद में भी कौन सा केस का यूज करेंगे, तो नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। जैसे हमने बोला कि यू आर एज स्मार्ट एज रोहन, ऐसा आप देखिए कंपैरिजन किसका हो रहा है, बोल रहा है कि आप इतने स्मार्ट हो जितना रोहन, यानी कंपैरिजन हो रहा है आपका नॉमिनेटिव केस में। ये आपका कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। अब आप यहाँ पर क्या यूज कर दिए, कंपैरिजन, यानी तुलना जो हो रहा है वो नॉमिनेटिव केस के बीच में हो रहा है,
तो आप एक जगह पे अगर नॉमिनेटिव केस की तुलना हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस का ही आप यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन हो रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जेनेटिव केस आ रहा है, इसीलिए हमारा रोहन से नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रोहन होगा। ऐसा जैसे बोले कि सी इज बेटर देन मी, ये बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है। अब देखिए बोल रहा है कि वह जो है वो मुझसे बेहतर है। बेहतर कहने का मतलब कि अच्छा तो हम भी हूं, लेकिन हमसे भी बेहतर कौन है, हमसे भी अच्छा कौन है, वह। अब आप बताइए कि यहाँ पर ये सी क्या है, तो नॉमिनेटिव केस है और तुलना किससे हो रहा है, सी से, और सी सेंटेंस का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का तुलना आप सब्जेक्ट से कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट से कीजिएगा, तो सब्जेक्ट से करेंगे। अच्छा एक बात और पकड़ने का तरीका है, मतलब बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक बार अगर आप बारीकी से अगर आप पढ़ लेते हैं, नोट कॉपी बना लेते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगा। एक तरीका और क्या है कि हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मेन वर्ब ना आए। अब आप देखिए ध्यान से कि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। आप कहिएगा इज क्या है, तब तो इज तो आपका वर्ब टू भी है। आप कहिएगा बेटर क्या है, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। और ये दैन क्या है, तो दैन तो आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आता है जो कंपैरिजनल वर्ड, वो है। अब मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होगा, तो आई होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं कि रानी was as honest as us, ऐसा बोले, रानी इतनी ईमानदार थी जितना कि हम लोग। अच्छा ठीक है। अब यहां पर देखिए कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है, तो रानी और हम लोगों के बीच में हो रहा है। अब देखना है कि रानी सेंटेंस का क्या बन रहा है, तो रानी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट बोले तो क्या, नॉमिनेटिव केस। अब यहां पर देखना है कि अगर सेंटेंस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से हो रहा है तो आगे भी हमारा नॉमिनेटिव केस ही होना चाहिए, ना कि एक जगह पे आप नॉमिनेटिव केस लाइएगा और दूसरा जगह पे ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए यहां आस नहीं होगा बल्कि वी होगा। एक तरीका और है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग सेंटेंस में तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, और मेन वर्ब आपके सेंटेंस में नहीं है, और मेन वर्ब नहीं है तो फिर यहां नॉमिनेटिव केस ही होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लोग जो देखेंगे वो इसके बाद जो होगा, नॉमिनेटिव केस खत्म किए, फिर पजेसिव, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे।